तो स्वागत છે मेरा सभी दगड़ियों को हमारी आज की ई वीडियो में। इसका मतलब स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। सभी मित्रों आप सभी का स्वागत है। सखियों सखाओं आप सबका स्वागत है। तो आज से हम करने वाले हैं शुरू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करेंगे आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये तभी बताएंगे, पर देखेंगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक नाम से तुम जो जो सोच सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को, ठीक है। इसमें तुम्हें डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ोगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में पढ़ोगे, थ्योरम्स है इसमें, गॉस थ्योरम है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस हैं। बहुत बड़ी यूनिट है और लंबी चलने वाली है, पर मज़ेदार यूनिट है, मज़ा आएगा। हर एक एक टॉपिक को समझने में, एक एक बिंदु को समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। वैसे तो तुम ये इनमें से काफ़ी चीज़ें पढ़ भी चुके हो, पर वही बात जो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जो बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, ठीक है, कि भाई हम 11वीं 12वीं में और अच्छा कर सकते थे अगर हम थोड़ा पढ़ते, तो टेंशन मत लो। चलो 11वीं 12वीं तो जो निकल गया, पर बीएससी तो है, ठीक है। बीएससी तुमको वापस रेस में लेके आएगा, वापस एमएससी की रेस के लिए तुम्हें खड़ा करेगा, ठीक है। काफ़ी रहे होंगे कि हमें को तो आईआईटी चाहिए, नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अगर तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, बीएससी फिजिक्स या बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या बीएससी पीसीएम या बीएससी पीजीएम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पे अभी मौका है आईआईटी में एडमिशन लेने का। और वो होता है मौका कहाँ पर, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। वैसे तो तुम 3rd ईयर में एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वहाँ पर एडमिशन तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही होता है। यानी कि मास्टर्स के लिए जब तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ पर तुम ये कर सकते हो, ठीक है, अपना सपना पूरा कर सकते हो। आईआईटी का टैग लगा सकते हो, जैसे कपड़ों में टैग लगे होते हैं ना, खैर इसमें तो कोई नहीं लगा हुआ, वो तुम अपने आप अपनी मतलब एक अचीवमेंट के तौर पे तुम उस टैग को खुद के पास रख सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत हुआ स्पीच, बहुत हुआ ज्ञान, आज के लिए तुम्हारा ज्ञान काफ़ी है। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ होती है, या ये क्या है, ये है चीज़ क्या चीज़, ये है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, संधि, ठीक है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स की संधि से, ठीक है। फिजिक्स के साथ साथ हिंदी का ज्ञान मुफ्त 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 ठीक है। जब 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि, और जब तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से बना हुआ है। संधि विच्छेद हमने यहाँ पर करा, विच्छेद हमने यहाँ पर करा। तो इलेक्ट्रो तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी। क्या होता है, स्टेशनरी, ठीक है। तो किसी चीज के रुके होने से हमें कोई चीज, मतलब रुक जाओ, मैं जो धारणा बताना चाह रहा था, ठीक है, मतलब कोई चीज है जो रुकी हुई है, ठीक है, उसके रुके हुए होने से हमको कुछ मिलता है। वो कुछ मैं बताऊंगा क्या मिलता है, ठीक है, और उससे बहुत सारे फिनोमिना एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, और उन फिनोमिनास की स्टडी, उन सारी चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब वो चीज़ क्या है उस पर आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उस पर आएंगे। पहले शुरू करते हैं, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे हमारा कॉम्ब है, ठीक है, कॉम्ब मतलब कंघी, जो बालों पे लगाते हैं, जो मेरे के आजकल है नहीं तो मैं कंघी लगा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्ब को मैं ड्राई हेयर, सूखे बाल, ठीक है। ऐसे हमारी इबोनाइट रॉड होती है, इबोनाइट रॉड, ठीक है, उसको मैं किसके साथ उसको मैं किसके साथ देखेंगे, उसका फर के साथ देखेंगे, ठीक है, फर या वुल, ठीक। ऐसे हमारी एक रॉड होती है
एक हमारा एम्बर होता है। सर ये एम्बर क्या चीज़ होता है? एम्बर पढ़ो, एम्बर पढ़ो। एम्बर एक पेड़ से निकलने वाला जैसे एक लिक्विड सी चीज़ होती है, जो निकलते टाइम तो लिक्विड होती है, जब निकल के वो जम जाती है तो वो प्रेसिपिटेट जैसा फॉर्म बन जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब पेड़ से जैसे लिक्विड निकलता है ना, और वो बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम रेजिन भी बोलते हैं। ठीक है, एम्बर हो गया। इबोनाइट को हम प्लास्टिक रॉड भी कह सकते हैं। ऐसे हमारी ग्लास रॉड हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमारी ग्लास रॉड हो गई। ठीक है, तो ऐसे जैसे तुमने स्कूल में जो तुमने करके देखा होगा, ये तो सब करके देखते हैं। स्केल लिए, छोटे छोटे पेपर बिट्स लिए, कागज़ के टुकड़े लिए, क्या करते हैं, पेपर बिट्स लिए छोटे छोटे। ठीक है, एम्बर और ग्लास रॉड के साथ देखो, ग्लास रॉड के साथ भी शायद हम फर को ही करते हैं। ठीक है, फर या वुल समझ लो, वुल वुल। ठीक है, अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इससे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। एम्बर के साथ वुल, ग्लास रॉड के साथ सिल्क, ग्लास रॉड के साथ सिल्क, एम्बर के साथ वुड। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और इबोनाइट रॉड जो है हमारी, इसको वुल या फर भी एक चीज, कैट फर। ठीक है, अब देखो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की धारणा रखने जा रहा हूं कि ये चीज है क्या। सबसे पहले स्केल वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे बाल अगर सूखे हों, ड्राई हों हेयर, ठीक है, या हमने कॉम्ब ली और हमारे हेयर ड्राई हो, ठीक है, हमने स्केल और कॉम्ब को क्या करा, अपने सर पे रगड़ा, जोर जोर से ऐसे करके सर पे रगड़ा। ठीक है, मान लो ये वो स्केल है और ये पेपर बिट्स हैं। ठीक है, कागज के टुकड़े हैं छोटे मोटे। जैसे ही मैं स्केल को अपने सर पे रगड़ता हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं पहले देखो, पहले ये सिंपल स्केल है और ये पेपर के बिट्स हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके पास में स्केल ले गया। ये मान लो ये स्केल है, ये मार्कर स्केल है, ये ले गया मैं, तो ये अट्रैक्ट नहीं होते, ये इसके साथ चिपकते नहीं है, इससे आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं स्केल ले गया। ठीक है, अब मैंने स्केल को क्या करा, पहले सर पे घिसा, सर पे घिसा। ठीक है, और अब मैं इनको पेपर बिट्स के पास ले गया, तो क्या होता है भाई, ये जो ये है ना स्केल, ये पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करता है और वो जादू। ठीक है, सेम यही चीज कॉम के साथ होती है। जैसे कॉम को मैं ड्राई हेयर पे रगड़ूं तो क्या होता है, कॉम को अगर मैं अगर वहां पे मेरे 2-4 बाल गिरे हुए छोटे छोटे या पेपर बिट्स हैं उनके पास ले जाऊं, तो वो उसको अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ठीक, तो मतलब अट्रैक्शन होता है किस चीज से, रबिंग से। रबिंग से क्या हुआ, अट्रैक्शन। इतनी बात आई समझ में जब हमने रब करा। ऐसे में इबोनाइट रॉड को जब मैं वुल के साथ क्या करता हूं, वुल या फर के साथ इसको मैं रब करता हूं, तो ये भी कुछ चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ऐसी अंबर, अंबर एक रेजिन होता है जो मैंने बता दिया, इसको मैं वुल के साथ रगड़ूं तो ये भी कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये ग्लास रॉड जो है, इसको मैं अगर रगड़ूं सिल्क के साथ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्लास रॉड किस चीज को अट्रैक्ट करता है, ग्लास रॉड फिर सिल्क को अट्रैक्ट करेगा, एम्बर वुल को अट्रैक्ट करेगा, इबोनाइट रॉड वुल या फर को अट्रैक्ट करेगा, कॉम्ब ड्राई हेयर को अट्रैक्ट करने लग जाएगी उसके बाद, और स्केल पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ही हमने रब करा तो अट्रैक्शन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, अट्रैक्शन शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक क्या करते हैं हम, जैसे चेयर, चेयर पे वाला भी करा होगा तुमने कि चेयर है और उस पर हमने टॉवल लिया, सूखा टॉवल, ड्राई टॉवल लिया, और उसको जब हमने चेयर पे मारते हैं तो चट 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 क्या होता है, चट चट चट। ठीक है, ऐसी साउंड सुनाई देने को सुनने को मिलती है, और वहां पे हमें थोड़ी सी लाइटिंग दिखती है, थोड़ी सी क्या चमक दिखती है, चमक। तो ये जो ओरिजिनेट हुआ ना रबिंग से, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, देखो जब दो चीज की रबिंग हुई, दो चीज की क्या हुई,
रबिंग। तो दोनों चीज, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। जब इनकी रबिंग हुई तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरी बॉडी में चिपक जाते हैं। क्या हो जाता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरी बॉडी में चिपक जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हम कहेंगे कि भाई ये जो बॉडी है ना, ये चार्ज्ड हो गई है। क्या हो गई है, चार्ज्ड हो गई है। अब एक नाम आया है चार्ज, ये भी समझाऊंगा अभी चार्ज क्या चीज होती है। ठीक है, पहले ये समझो तुम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो थी, तो ठीक है, मान लो ये स्केल था, या एक वो समझ लो जैसे एक हमारे घरों में रसोई में क्या होता है, एक ऐसी सी कोई मशीन बोलूं इसे या टूल बोलूं, ये एक औजार टाइप का है जैसा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे गाजर का हलवा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, गाजर को इसमें कुरेदते हैं, है ना, गाजर को खर खर करके कुरेदते हैं और गाजर के छोटे छोटे ग्रिल। ठीक है, गाजर इस शेप का होता है कुछ, ये हमारा गाजर है। ठीक है, इससे हमने इसको कुरेता तो ये ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पीस इसके हो जाते हैं, है ना। ठीक, ये मूली है, मूली को कुरेद दिया, आलू है, आलू को कुरेद दिया, नारियल, गुजिया बनानी है भाई। ठीक है, जैसे होली का त्योहार आता है तो गुजिया बनानी होती है, गुजिया में हम नारियल भी डालते हैं, है ना। जिन्होंने बनाई होगी उनको पता है। ठीक है, और जो निकम्मे उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ। अब तुम निकम्मे नहीं हो, निकम्मे तो हो पर अब तुम्हें पता है। ठीक है, तो जैसे नारियल होता है तो नारियल को भी कुरेदना होता है। ठीक है, तो यही चीज है। देखो अब ये जो ये चीज है ना, ठीक है, ये चीज तो इसमें तो उठा के रहता है, मतलब ये फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए तो ये क्या काम करते हैं, फ्रिक्शन। जैसे मैंने गाजर को इसमें कुरेदा तो वो फ्रिक्शन से गाजर के पार्टिकल्स को पकड़ लेगा। ठीक है, या मान लो गाजर में कोई इलेक्ट्रॉन है, उनको पकड़ लेगा। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन को ही क्यों पकड़ता है, प्रोटॉन को क्यों नहीं पकड़ता। ठीक है, मतलब समझ लो, ऐसा समझ लो, तुम ये समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो। ठीक है, तो ये गाजर को मैंने इसमें कुरेदा, ठीक है, तो वो किस कारण हो पाया, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाया। फ्रिक्शन कब आता है इनटू प्ले में, फ्रिक्शन कब काम करता है, जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। ये रिलेटिव मोशन, ऐसा रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, तो जब हमने क्या करा, ठीक है, मान लो, तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि जब हमने इसको कुरेदा तो फ्रिक्शन काम आया, है ना। तो इसके पार्टिकल टूटकर इसके साथ चिपक जाते हैं। तो तुम देखते हो कि कुछ कुछ गाजर के टुकड़े इसके साथ चिपक जाते हैं। क्या कुछ कुछ गाजर के टुकड़े इसके साथ चिपक जाते हैं। या अगर नारियल को कुरेदते हो तो नारियल के कुछ टुकड़े इस मशीन के साथ, या जो भी इसको हम कहते हैं, मैं इसका नहीं नाम भूल गया तो नाम बता देना मुझे। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो वो इसके साथ चिपक जाते हैं। बस यही केस होता है किसके साथ में, इबोनॉइट रॉड और वुल के साथ में। ठीक है, तो इबोनॉइट रॉड और जैसे वुल को मैंने जब आपस में रगड़ा, ये इबोनॉइट रॉड है, इसके साथ मैंने वुल रगड़ा। ठीक है, वुल रगड़ा, ठीक है, तो वुल से टूटकर अब क्या है, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ तो वहां पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर कुछ वुल से टूटकर कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपक जाते हैं, जैसा यहां पर हुआ। आई कहानी समझ में, क्यों मैं ये बता रहा था, जब वुल को मैंने इसके ऊपर रगड़ा तो रिलेटिव मोशन हुआ तो फ्रिक्शन वहां पर काम करेगा, तो इसके मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूटकर इस पर चिपक जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स टूटकर इस पर चिपक गए, तो सपोज ये हमारी बेनॉइट रॉड है, ये हमारा वुल का कपड़ा है। ठीक है, वुल है। ठीक है, तो इस पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, E+। ठीक है, और इस पे हमारे 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। इस पे हर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल, 0 चार्ज। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही मैंने इसको इसके साथ रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन जो है वीकली बाउंडेड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वीकली बाउंडेड होते हैं, यानी कि
वो थोड़े से अटके हुए होते हैं, मतलब बहुत कम फोर्स से वो अटके हुए होते हैं, बहुत कम फोर्स अटके हुए होते हैं। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, जब मैंने इस वुल को इसके साथ घिसा, तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक तो पहले से ही वीकली बाउंडेड थे, थोड़े से ही अटके हुए थे, और जैसे ही फ्रिक्शन पे ने काम करा, वो इलेक्ट्रॉन आकर इस पे चिपक गए। ठीक है, मान लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आके इस पे चिपक गए, 2 इलेक्ट्रॉन आके इस पे चिपक गए, तो इस पे अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, तो अब देखो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब टोटल 10 पहले थे, 2 और आ गए, तो इस पे 12 इलेक्ट्रॉन अब हो गए, और प्रोटॉन इस पे 10 ही हैं। अब वुल की बात करो, वुल पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, कम हो गए 2, और यहाँ 11 प्रोटॉन तो इस पे है ही है। तो ये क्या हुआ, ये क्या चीज हुई, तो ये चीज जो, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से टूटकर इस पे चिपक गया। ठीक है, तो अभी तक पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, क्या थी, न्यूट्रल थी, अब इस पे चार्ज आ गया है, क्या आ गया है, अब ये बॉडी चार्ज हो गई है। यानी चार्ज की डेफिनेशन बताने का टाइम आ गया अभी, तो चार्ज की डेफिनेशन सुन लो अब। चलो छोड़ो, चार्ज का भी पूरा मैं वैसे स्टार्टिंग से बताऊंगा, मजा आएगा तुम्हें वो भी समझने में। ठीक है, फिलहाल ही समझ लो इसके पास कितना चार्ज आ गया, पहले इस पे नेट चार्ज 0 था, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 10, और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 10, इस पे नेगेटिव चार्ज 10, तो 10, ये +10 -10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे +11 -11 इज इक्वल टू 0। पर अब देखो, अब कहानी कुछ और है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए, तो इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, इस पे इतना नेट चार्ज आ गया। ठीक है, इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, इस पे इतना नेट चार्ज आ गया, यानी इस पे नेट चार्ज आ गया 2 टाइम्स आ गया, मतलब प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा हैं, तो इस पे +2 नेट चार्ज आ गया, और इस पे -2 नेट चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे एक और बात आ गई, खुल गई, कि इलेक्ट्रॉन, जो हमारे चार्जेस हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, चार्जेस जो है हमारे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक, अच्छा, तो ये तो तुम्हें आई इसकी कहानी समझ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी अभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन में पहुंचे नहीं है। ठीक है, ये बीच में कहानी बढ़ गई। ठीक है, यही होता है मेरे साथ, पढ़ाना एकदम सटीक सटीक, सोचता हूँ कि आज जाके सटीक पढ़ाऊंगा, पर भटक जाता हूँ। पर खैर, भटकना सही है अगर उससे तुम्हें नॉलेज ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन से क्या हुआ, जब हमने फ्रिक्शन किया तो ये बॉडी कैपेबल हो गई, एक बॉडी कैपेबल हो गई दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने, कैपेबल, पता है, आता है बोलना, कैपेबल निकल गया मुंह से, कैपेबल। ठीक है, हो गई दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फ्रिक्शन से इस पर हम क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, तो जैसे वो रॉड पे चार्ज आ गए, तो वो क्या, चार्ज जो है, अभी जो रॉड पे जो चार्ज आ गया है, वो रॉड के इर्द गिर्द घूम रहा है क्या, उस पर मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है मूव, चार्ज जो है मूव नहीं कर रहा है, चार्ज डजंट मूव, चार्ज डज नॉट मूव, चार्ज डज नॉट मूव। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी इस पर डेवलप हुई है ना, उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह सकते हैं, अब ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब स्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को ही हम, जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई फ्रिक्शन की वजह से, उसको ही हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहली चीज क्या बताई, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि वो जो चार्ज जो है ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर तो वो फ्रिक्शन की वजह से हुए, इसलिए उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम। और अब वो चार्ज जो है मूव नहीं कर पा रहा है, चार्ज जो है वुल के ऊपर चार्ज मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये रॉड के ऊपर चार्ज मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे आप, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
तो क्योंकि ये है इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुई है और चार्ज मूव नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे। ठीक है, और इसी की स्टडी को, ठीक है, इसी की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये था तुम्हारा डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो पहला वर्ड तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आया समझ में? आया, होप आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको कहते हैं। अब देखो आगे, तो चार्ज, हाँ, तो ये चार्ज की भी मैंने डेफिनेशन अभी समझानी थी कि ये चार्ज है क्या चीज़। ठीक है, ये चार्ज है क्या चीज़, ये समझाना था। ठीक है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो एक बात तो यहां से निकल आई कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो टेबल बनाई है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो टेबल बनाई है, अगर इबोनॉइड रॉड और इबोनॉइड रॉड को मैं दो आपस में लेके आऊँ, पहले उनको चार्ज करूँ, ठीक है, पहले मैं एक इबोनॉइड रॉड लूँ, उसको वुल से रब करूँ, ठीक है, फिर दूसरी इबोनॉइड रॉड लूँ, उसको भी वुल से रब करूँ, और उन दो इबोनॉइड रॉड को अब पास में लेके आऊँ, तो वो दोनों क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, ठीक है, आई इतनी बात समझ में? एक इबोनॉइड रॉड लूँ, उसको वुल से रब करूँ, और एक एम्बर लूँ और उसको वुल से रब करूँ, तो इन दोनों पे, इबोनॉइड रॉड पे अलग चार्ज होगा और एम्बर पे अलग चार्ज होगा। ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी जो चार्जेस होते हैं वो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। और जो अलग अलग चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, वो तो ठीक है, आप पहले चार्ज की डेफिनेशन बताओ कि चार्ज है क्या चीज। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं चार्ज की डेफिनेशन पे। उससे पहले एटम, एटम से आप सभी जानते हैं इसको, इस शब्द से आप मिले हैं, इसके अर्थ से आप मिले हैं। ठीक है, एटम को हम बोलते हैं, कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है। ई प्लस, ई माइनस और न्यूट्रॉन से बनी होती है। ठीक है, और ये भी बात हमें एटम के बारे में पता है, नहीं पता है तो सुन लो कि भाई एटम पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी ये कोई एटम है, अगर इस पे 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, नहीं मतलब अगर ये एटम है, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें 10 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक, इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, बोर्ड चेक कर लेता हूं मैं पहले कि क्या विजिबल है। हाँ सर, विजिबल तो है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन है, ये कहानी समझ में आ गई? आ गई सर। ठीक है, अगर अगर मैं क्या करूं, वही कहानी, अगर मैंने इसको किसी चीज के साथ रब किया और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी पे चिपक गया मान लो, ठीक है, किसी रॉड पे चिपक गया जिससे मैंने इस एटम को रब करा, तो ये क्या चीज बनी? तो ये एक नई स्पीसीज का जन्म हुआ, एक नई प्रजाति आई जिसको हम कहते हैं चार्ज, जिसको हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं चार्ज को कि यार एटम में दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, पर अगर अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर उसमें कम या ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर उसमें कम या ज्यादा हो जाए किसी कारण से, तो वो क्या बन जाएगा? वो चार्ज बन जाएगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? वो क्या बन जाएगा? वो चार्ज बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ए स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्पीसीज फॉर्म्ड बाय गेन और
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रजाति है जो या तो इलेक्ट्रॉन के गेन से बनेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो जाएंगे। एक चीज और रहेगी बताने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन ही कम और ज्यादा क्यों होते हैं। कोई भी एटम है उसमें एक फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या होती है? देखो, किसी भी एटम का जो है मास होता है। क्या होता है? थोड़ा और बेसिक चलते हैं। एटम में मास होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनका भी मास होता है। तो मास होता है, तो मास की वजह से कौन सी फोर्स लगती है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, जिसका भी मास, लेग पीस वाला मास नहीं, वजन वजन, ठीक है, भार, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भार। ठीक है, कि तुम तो बड़े भारी ड्राइवर हो यार, सुना है वो कुछ भी आजकल वायरल हो जाता है, नहीं? मास। तो अगर मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स, यानी एटम जो है कैपेबल है ग्रेविटेशन फोर्स को जनरेट करने के। ठीक है, आई ये बात समझ में? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है तो जैसे हमने देखा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट किसकी वजह से कर सकते हैं? बल तो लग रहा होगा वहां पे, है, खींच पा रहा है तो भाई मैं इस ढक्कन को उठा पा रहा हूँ फोर्स की वजह से, है ना। पंखा घूम पा रहा है फोर्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पर अगर दरवाजा है होता कोई और मैं उसको धक्का दूं तो दरवाजा खुल पा रहा है फोर्स की वजह से। ठीक है, यानी मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। तो अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, ठीक है, तो यहां पे जो ये फोर्स लगी, इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स किसी चीज की वजह से होता है या किसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी तो किसी प्रॉपर्टी की वजह से होना चाहिए। सर बात तो सही है आपकी। सर क्या बात बोलिए सर, घुस गई बात दिमाग में। ठीक है, आई बात समझ में? एटम के पास मास होता है। ठीक है, मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। ठीक है, या ग्रेविटेशन फोर्स को जनरेट कर पाएगा। ठीक है, यानी उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर पाएगी और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा पाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए भी तो मास जैसा कुछ होना चाहिए, मास के एनालॉग कुछ होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल होना चाहिए। तो वो क्या चीज है? तो एक ऐसी प्रॉपर्टी एटम की, सॉरी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम बोलूं या ऑब्जेक्ट बोलूं, ठीक है, ठीक है, इसमें मास है तो प्रोटॉन के पास भी मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, न्यूट्रॉन के पास भी मास है। तो वो क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फोर्स लगा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? फोर्स लगा पाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए भी एक ऐसे ही मास का एनालॉग होना चाहिए, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अ प्रॉपर्टी या द प्रॉपर्टी या द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किस चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे आर एबल टू अप्लाई फोर्स, जिसकी वजह से वो फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा पा रहे हैं, अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। फोर्स मतलब अट्रैक्ट करना, रिपेल करना। ठीक है, ये फोर्स ही तो है, और क्या है? अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यू टू विच दे आर एबल टू अप्लाई फोर्स, ठीक है, between them is called electric charge. ठीक है, they are able to apply force is called
इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात है सर, आया कुछ दिमाग में, आया ना, टेढ़ा टेढ़ा आया क्योंकि बोर्ड में टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, पर आया तो है। ठीक है, आधे घंटे का हो गया वीडियो, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास होता है, मास से ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फोर्स लगा पाते हैं। तो वो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किसकी वजह से लगा पाते हैं, तो वो जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देखो, है ना, जैसे मास है तो मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए भी तो मास के अलावा कुछ अलग या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा या एडिशनल बोलो, है ना। ये मास से हटकर है तो एक्स्ट्रा है भाई, कुछ और है, एक्स्ट्रा शब्द एडिशनल, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी। और इंट्रिंसिक है कि भाई इनका प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक, आंतरिक, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोर्स को अप्लाई पा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, किसी को रिपेल कर पा रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की दो डेफिनेशन यहां पर लिखी पड़ी है आपके सामने, ठीक है, जो मन में आए वो करना, ठीक है, क्या लगा, ऐसा बोलूंगा मैं दोनों समझो और दोनों करना, ठीक है, बेवकूफों। ओहो, दुखी मत होना है, मजाक कर रहा हूँ, बेवकूफ नहीं हो यार, तुम तो मेरे से पढ़ रहे हो, वैसे ही समझदार हो गए खैर ये भी मजाक था, अपनी तारीफ क्यों करनी ज़्यादा। कि ब्लोइंग सर, यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, इंग्लिश का ज्ञान, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्या कहते थे, लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है, पता नहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस ही कहते हैं या क्या कहते हैं। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है, और कुछ अच्छा लगे तो कुछ मत करना, ठीक है, बता देना बस। अट्रैक्ट, रिपल, आ गया ये समझ में, चार्ज की कहानी समझ में आ गई। चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई। चार्ज देखो, एक प्रॉपर्टी में पहले ही बता चुका, पहले चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले जो है लोग बोलते थे कॉम्ब वाला चार्ज, ड्राई हेयर वाला चार्ज, इबोनॉइड रॉड वाला चार्ज, वुल और फर वाला चार्ज। अब हम पेपर में क्या लिखेंगे, इबोनॉइड रॉड वाला चार्ज और वुल वाला चार्ज, ग्लास रॉड वाला चार्ज और सिल्क वाला चार्ज। कितना अजीब हो जाएगा, नहीं होगा अजीब, बहुत अजीब हो जाएगा। तो एक काफ़ी दिमागदार हमारे वैज्ञानिक थे, हर एक वैज्ञानिक दिमागदार ही होता है, काफ़ी समझदार, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन टेनिसन, बेंजामिन ही था शायद, बेन 10 देखता था मैं बचपन में, तुमने भी देखा होगा, 10 एलियन घड़ी, 10 एलियन थे उसके, फिर तो पता नहीं क्या क्या अल्टीमेट्रिक्स, पहले ओमनीट्रिक्स थी, फिर अल्टीमेट्रिक्स होगी, फिर ओमनिवर्स हो गया। ओमनिवर्स तो मैंने देखा ही नहीं, अल्टीमेट्रिक्स तक अच्छा था। एक मूवी थी वेंजेंस ऑफ विलगैक्स, अरे क्या मूवी थी, 2 पार्ट थे उसके, मजा ही आ जाता था उन्हें देख के। आहा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, ठीक है सर, अभी भी तो बचपन में ही हो किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है विचार, आ रहा है तो खुला बोलना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने कहा भाई चार्ज को हम नाम दे देते हैं, एक चार्ज को देते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को दे देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनको हमने यही नाम क्यों दिए, क्योंकि जब चार्जेस का हम देखो, किसी अगर हम कह रहे हैं एटम पे नेट चार्ज क्या है, 0 है, एटम पे नेट चार्ज 0 है, मतलब जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही, तो अगर प्रोटॉन पे 3 चार्ज है वो तो उतना ही तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा, तो 3 - 3 0, तभी तो आएगा नेट चार्ज। यानी दोनों चार्ज या एक तो इक्वल होंगे और दूसरा अपोजिट होंगे, इसीलिए उनको इक्वल और अपोजिट को दर्शाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के बिल्कुल उलट। तो ये भी चीज तुम्हें समझ में आ गई कि भाई चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव ही नाम क्यों दिया। तो मैंने बोला 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो आपस में अरे प्यार मोहब्बत, ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आगे बात समझ में आ गई ना, इतनी बात समझ में। और क्या प्रॉपर्टी है, चार्जेस को हम जोड़ सकते हैं, चार्जेस हमारे एडिटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। ये एल्जेब्रा, जैसे हम सिंपल एल्जेब्रा में 2 नंबर को जोड़ते हैं ना, जैसे 3 3 6, 3 और 3 6, है ना, 3 और 2 5, वैसे ही हमारे ये भी जुड़ जाते हैं। और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि अगर अपोजिट चार्ज हो जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। एडिटिव नेचर है इनका एक, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है सर, क्या चार्जेस को हम गिन सकते हैं,
भाई मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1 यूनिट, ठीक है, और इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे मैंने चार्ज बोलते हैं एक यूनिट ई है, ठीक है, और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या इन सबको जोड़ दूंगा? तो हाँ सर 10 और ये ई, ठीक है, 10 ई, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो या मैंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उसको मैंने 10 बार जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया इसका वो टोटल चार्ज। तो यानी कि चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, चार्ज की हम मात्रा बना सकते हैं, मात्रा, ठीक है, इसको हम जोड़ सकते हैं आपस में। तो ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो है क्वांटाइजेशन, चार्ज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो यानी जो नेट चार्ज होगा ना बॉडी में, नेट चार्ज होगा तो वो n टाइम्स ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n टाइम्स ई, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस साइन और नेगेटिव चार्ज हुआ तो माइनस साइन, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, चार्ज की? और भी होती हैं क्या प्रॉपर्टीज? होती तो हैं और भी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई? एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, जैसे ये रॉड है और इसको मैंने वुल के साथ वुल के साथ घिसा, ठीक है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम भी तो हुए हैं, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है, दोनों का सिस्टम, ठीक है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गया तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। तो समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं इससे? समझाना ये चाह रहा हूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, अब तुम इन चारों का जब सम करोगे ना, तो चारों को जब सम करोगे ना, तो वो फिर से नेट चार्ज 0 आ जाएगा। देखो, 2 बॉडी जब अलग अलग होती हैं तो उनका नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। अगर तुम इन दोनों का, इन चारों को सम करोगे दोबारा से, तो इनका नेट चार्ज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि चार्जेस हमारा कंजर्वेशन, चार्जेस फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस जो है कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था मैकेनिक्स में, वैसे यहाँ पर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमारा कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ है इसमें बताने के लिए? फिलहाल इतना ही चार्ज के बारे में। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन करता है तो चार्ज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, प्लस माइनस, है ना, चार्ज 2 तरह के होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट्स द चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को डिफरेंशिएट करती है, प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट्स चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। ये डेफिनेशन भी तुम्हें ध्यान रखनी, और ये चीज भी मैंने समझा दी। ऐसा एक गुण जो चार्जेस को डिफरेंशिएट करे, चार्ज को अलग अलग बताए, उसको कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक। तो ये कहानी थी चार्ज की, ठीक है। नोट करते जाओ बस। जो तुम ना हो दिल है कि मानता नहीं। अब पता नहीं मैं लिरिक्स सही गा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गाने भी बहुत कम सुनता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्या क्या हो गया? हमने शुरू किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन के बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे कि ये डेफिनेशन आई कहाँ से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चार्ज, देखा चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा देखो, चार्ज के पास क्या होता है ये बता देता हूँ। चार्ज के पास मास भी होता है ना। चार्ज बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से टूटकर दूसरी बॉडी में जाएगा, तो जिससे वो टूटा है उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो एक बॉडी था,
उसका मास था 10 ग्राम। मान लो, वैसे होता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है 1 ग्राम, एक इलेक्ट्रॉन का मास है 1 ग्राम, ठीक है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास था 12 ग्राम, इसका मास 12 ग्राम था। ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी, इससे एक इलेक्ट्रॉन टूटा, ठीक है, और टूट के इस पर चढ़ गया, तो इसका मास क्या हो जाएगा 13 ग्राम, और इसका मास क्या हो जाएगा 9 ग्राम। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब टूट कर दूसरी बॉडी में जाता है, तो जिस बॉडी से वो टूटा है वो हल्की हो जाएगी, ठीक है, और जिस बॉडी पे से वो जुड़ा है वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी तुम ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होती है। तो सर एक चीज़ तो आपने बताई नहीं, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ ना बार बार कि आज क्या बताना है, कितना बताना है, ठीक है। वो चीज़ ये थी कि सर इलेक्ट्रॉन ही, देखो एटम में तो दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या समाज सेवक है जो ये सबकी मदद करने जा रहा है? हाँ, तो ऐसा कहना गलत होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो एटम पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ठीक है। और एटम में क्या चीज़ होती है, देखो एटम का मॉडल तुम याद करो कि भाई न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्लस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन एक तो इतना बाहर घूम रहा है, ठीक है, ये यहाँ से कोई दूसरी बॉडी आई, ये दूसरी बॉडी आई और जैसे मैंने घिसा, ठीक है, ये मैंने रॉड ली और इसको घिसा, यहाँ पे घिसा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन टक करके निकल जाएगा। क्यों? एक तो ये इतना बाहर घूम रहा है, बेवकूफ है, इतना बाहर घूमेगा तो उसको कोई भी, जैसे बच्चा घर के बाहर घूम रहा है और अकेला घूम रहा है, तो उसको कोई भी उठा लेगा, मान लो, ठीक है ना। काफी गलत एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने, काफी नेगेटिव एग्जाम्पल, कोई मेरे पे केस ना कर दे, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल दूं? चलो ठीक है, फिलहाल इसी से समझ लो, खैर ऐसा एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए और कोई इस बात को मानेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कल के दिन बच्चा उठा लिया मेरे को, या मेरे को भी उठवा लिया घर के अंदर से भाई। तो ये जो न्यूट्रॉन है घर के अंदर बैठा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर घूम रहा है खाली, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये आराम से टूट जाएगा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये कुछ फोर्स से इसके साथ अटैच्ड रहता है, वो फोर्स काफ़ी कम होती है। पर जो न्यूट्रॉन में जो हमारा ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस का हमारा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लगा होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? स्ट्रांग फोर्स, ये वेरी स्ट्रांग फोर्स, ठीक है। तो जब हम इसको घिसते हैं ना, तो एक तो ये बहुत स्ट्रांग फोर्स से बंधा हुआ होता है एज इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे काफी कम फोर्स लगी होती है, ठीक है। फोर्स मान लो यहाँ इसके साथ 2 न्यूटन फोर्स लगी है और ये न्यूक्लियस में ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में 10 न्यूटन फोर्स है। तो भाई इसको तोड़ना तो काफी मुश्किल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन नहीं टूटता है। और कौन टूटता है बार बार? बलि किसकी चढ़ती है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक तो वो बाहर घूम रहा होता है बेवकूफ, दूसरा उसमें फोर्स कम लग रहा होता है, उसके घर वालों से, इसके घर वालों, इलेक्ट्रॉन के घर वालों को उससे प्यार भी नहीं है, ठीक है। बोले घूम रहा है तो घूम ले, ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही बांधा, ज्यादा ध्यान, लापरवाही कर रहे हैं मतलब ये इसके लिए। तो ये बेवकूफ आराम से टूटकर कहीं भी चल जाता है, इधर उधर आवारा ही हो गया अब तो, है ना, ठीक है। तुम मत हो ना, बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन क्यों टूटता है बार बार?